नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। देश के सबसे बड़े छात्र इनोवेशन मिशन विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का आयोजन आज, लगभग 5 करोड़ छात्रों के शामिल होने की उम्मीद। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भाजपा आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पेंच फंसा। आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी। कोर्ट आरोप तय करने पर लेगी फैसला। गाजा और इजरायल के बीच बंधकों और कैदियों की आज होगी अदला बदली। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बंधकों की वापसी को बताया ऐतिहासिक घटना। और दिल्ली टेस्ट का चौथा दिन आज फॉलो ऑन खेल रही वेस्टइंडीज दूसरी पारी में 2 विकेट पर 173 रन के स्कोर से आगे खेलना करेगी शुरू। मेहमान टीम भारत से अब भी 97 रन पीछे। सभी समाचार विस्तार के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर सकती है। इससे पहले कल रात नई दिल्ली में भाजपा की बैठक हुई और इस बैठक के बाद एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ तय हो चुका है। वहीं महागठबंधन में अभी भी खींचतान और नाराजगी का दौर चल रहा है। महागठबंधन में तस्वीर अब भी धुंधली है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है, पर सहमति नहीं बन पाई है। इसी सियासी समीकरण और बयानबाजी के बीच चुनावी मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। बिहार चुनाव के मैदान में एनडीए ने रणनीतिक बढ़त बनाते हुए गठबंधन में सीटों का बंटवारा कर दिया है। एनडीए ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक भाजपा और जदयू 101 सीटों पर, जबकि लोजपा रामविलास 29 सीट और जीतन राम मांझी और कुशवाहा की पार्टी 6-6 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। तकरार इस कदर बढ़ गई है कि अब राजद नेता तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, जहां उनकी राहुल गांधी से मुलाकात तय मानी जा रही है। पटना में लगातार बैठकों के बावजूद बात नहीं बन पा रही, पर तेजस्वी ने दावा किया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को लेकर सबसे बड़ा विवाद सामने आया है। राजद कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस अपने पुराने जनाधार और सिटिंग सीटों के आधार पर अधिक हिस्सेदारी चाहती है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव की नजर कांग्रेस की कुछ मौजूदा सीटों पर भी है, जिससे दोनों दलों के बीच तनातनी बढ़ गई है। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। महागठबंधन में लेफ्ट दलों के साथ भी समीकरण मुश्किल में दिख रहा है। वहीं वीआईपी नेता मुकेश सहनी भी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने फेसबुक अकाउंट से एक तस्वीर जारी की जिसमें महागठबंधन का कहीं कोई भी जिक्र नहीं है, जबकि इसी तरह की एक पोस्ट सहनी ने 3 दिन पहले जारी की थी, जिसमें महागठबंधन सरकार का जिक्र किया गया था। महागठबंधन थोड़ा सा आश्वस्त हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं, और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होकर हम लोग पटना लौटेंगे। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक बड़ा ऐलान करते हुए राज्य की 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। पार्टी ने 32 प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी है। एआईएमआईएम के इस कदम से विपक्षी महागठबंधन, खासकर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन चुनावी तारीख नजदीक आने के बावजूद महागठबंधन में सीटों का समीकरण अब तक अधर में लटका हुआ है। पटना से मधुरेश नारायण के साथ शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
चुनाव आयोग आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही दूसरे चरण में राज्य के 122 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 21 अक्टूबर को सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और वहीं मतगणना 14 नवंबर को होगी। वहीं बिहार चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई दिख रही हैं। IRCTC और लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। इसके बाद अदालत आरोप तय करने पर फैसला लेगी। IRCTC घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान 2 होटलों की लीज में कथित गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है, जबकि लैंड फॉर जॉब केस में CBI ने आरोप लगाया है कि रेलवे में नौकरियों के बदले लालू प्रसाद और उनके परिजनों ने नौकरी पाने वालों से जमीन ली थी। शिक्षा मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग मिलकर आज विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का आयोजन कर रहे हैं। दुनिया के इस सबसे बड़े नवाचार पहल में देश के 3 लाख से अधिक स्कूलों के 5 करोड़ से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। इस दौरान छात्र 4 विषयों आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी और समृद्ध भारत पर प्रोटोटाइप तैयार करेंगे। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। एक विकसित, आत्मनिर्भर भारत और दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप स्कूली छात्रों में नवाचार, आलोचनात्मक सोच और प्रायोगिक शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से शिक्षा मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने मिलकर विकसित भारत बिल्डथॉन की शुरुआत की है। हमें क्रिटिकली सोचना है और अनुभव के आधार पर पढ़ाई करनी है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम किसी भी समस्या को जो हमारे समक्ष है उसके संदर्भ में हम नए तरीके से सोचें। एक अंग्रेजी में कहा होता है टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो इनोवेटिव तरीके, नवाचार कैसे हम अपनी सोच में लाएं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नवाचार के सोच को विकसित करने के लिए ही ये जो विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 है, इसकी परिकल्पना की गई है। इस राष्ट्रव्यापी नवाचार आंदोलन में देश भर के 3 लाख से अधिक स्कूलों के कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाले छात्र शामिल होंगे। विकसित भारत बिल्डथॉन पहल के तहत छात्र राष्ट्रीय महत्व के 4 विषयों आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी और समृद्ध भारत की थीम पर प्रोजेक्ट्स और प्रोटोटाइप तैयार करेंगे। विकसित भारत 2047 तक बनने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना है। और यदि आत्मनिर्भर होंगे तो कैसे होंगे? तो हम स्वदेशी को अपनाएंगे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। स्वदेशी के लिए वोकल फॉर लोकल होने की जरूरत है, ताकि जो लोकली प्रोड्यूस चीजें हों उसके लिए हम डिमांड बना पाएं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम समृद्ध भारत बनेंगे। तो इन 4 टॉपिक्स पर, इन 4 थीम्स पर बच्चों को कहा गया है कि वो इस पर सोचें। विकसित भारत बिल्डथॉन के 1000 विजेताओं को जिला स्तर पर, 100 विजेताओं को राज्य स्तर पर और शीर्ष 10 विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। छात्रों में नवाचार, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये एक राष्ट्रीय अभियान है। ये पहल स्कूली स्तर पर नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के रेप के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। NCW के अध्यक्ष विजया राहटकर ने पश्चिम बंगाल के DGP राजीव कुमार को पत्र लिखा और सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर अर्चना मजुमदार ने मेडिकल छात्रा के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में पीड़िता से मुलाकात की और जांच के संबंध में पुलिस अधिकारियों से बातचीत भी की। आयोग ने प्रशासन को जांच में तेजी और पारदर्शिता लाने के साथ
5 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया है। एनसीडब्ल्यू ने रेप पीड़िता के लिए चिकित्सा एवं मनोवैज्ञानिक सहायता की भी मांग की है। अध्यक्ष ने कहा है कि छात्रावास के नियमों का पालन आवश्यक है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को सशर्त नहीं माना जा सकता। हर महिला के लिए हर समय सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना पुलिस, प्रशासन, समाज और संस्थानों की सामूहिक जिम्मेदारी है। महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और आयोग ये सुनिश्चित कर रहा है कि पीड़िता को न्याय शीघ्र मिले। इस बीच रेप पीड़िता से मुलाकात करने के लिए ओडिशा राज्य महिला आयोग की टीम पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गई है, जहां आयोग पीड़िता और उनके माता पिता से मुलाकात करेगा और इसके साथ ही मामले की जांच के बारे में जानकारी इकट्ठा कर अपनी रिपोर्ट ओडिशा सरकार को सौंपी जाएगी। आज दुर्गापुर में पीड़िता के देखने के लिए जा रही हूँ। अभी निकला हूँ, उनके पास जाकर पीड़िता के स्वास्थ्य अवस्था कैसे है, उनके माता पिता के साथ मिलेंगे। उड़ीसा का ट्रीटमेंट, वेस्ट बंगाल का ट्रीटमेंट अच्छा है कि नहीं, उनका मेंटल ठीक है कि नहीं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ कि नहीं, पूछताछ करके रिकमेंड करके उसके पास मिलकर आकर मेरा गवर्नमेंट को रिकमेंड देने के लिए मैं जा रही हूँ। खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारत के 3 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंची कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगी। अनीता आनंद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगी। ये बैठक दोनों देशों के बीच व्यापार, विविधता, ऊर्जा परिवर्तन और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए हो रही है। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद का मुंबई जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वो निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन और आर्थिक अवसर के लिए कार्यरत कनाडा और भारत की कंपनियों के साथ बैठक करेंगी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह आज मिस्र में होने वाली गाजा शांति वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने गाजा शांति वार्ता में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण व्यस्तताओं के कारण प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। अब उनकी ओर से राज्य मंत्री सिंह इस वार्ता में भाग लेंगे। मिस्र के शर्म अल शेख में ये वार्ता होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इस वार्ता में शामिल होंगे। इसके अलावा मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल्सुख उखना भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर उनकी ये यात्रा हो रही है। उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बातचीत करने वाले हैं। आज वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। भारत और मंगोलिया के बीच वर्ष 1955 से राजनयिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में घनिष्ठ साझेदारी है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गति शक्ति को लागू हुए 4 साल हो गए हैं। सागरमाला हो या भारतमाला, सभी इंफ्रा प्रोजेक्ट पर गति शक्ति का प्रभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब विभागों और मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय है और एक स्पष्ट व समग्र नीति के साथ कोई भी प्रोजेक्ट हो वो पूरे हो रहे हैं।
इंफ्रा विकास की तेज स्पीड और उसके स्केल को बड़ा करने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने 13 अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया एक महत्वाकांक्षी प्लेटफॉर्म गति शक्ति। एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां केंद्र सरकार के विभिन्न 16 मंत्रालय और विभाग एक साथ आए, जिसने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और प्रोजेक्ट के प्रति एक समग्र और संपूर्ण नीति बनाने की दिशा में बड़ी शुरुआत की। सेंस ऑफ अर्जेंसी सभी मंत्रालयों में भी और राज्य सरकारों में आया इसके कारण, और इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड काफी बढ़ गई। गति शक्ति लॉन्च होने के बाद इंफ्रा विकास में आड़े आने वाली अड़चनें कम हुई। समय से प्रोजेक्ट पूरे होने से लागत खर्च में कमी आई। प्रोजेक्ट निर्माण के समय जनता को होने वाली परेशानियां भी कम हुई, क्योंकि गति शक्ति के जरिए रेलवे हो या रोडवेज, पाइपलाइन बिछाने वाले स्टेक होल्डर हों या अन्य कई विभाग एक साथ आए और एक समग्र और साझा योजना पर अब सभी काम करते हैं। हमारे यहाँ होता यही रहा कि पहले कहीं सड़क बनती है, फिर बिजली के लिए सड़क खोदी जाती है, फिर पानी वाले पहुंचते हैं, वो पानी फेर देते हैं, फिर टेलीफोन वाले आते हैं, वो कुछ और ही खड़ा कर देते हैं। एक सड़क बजट खर्च हो रहा है, काम खत्म नहीं हो रहा है। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है, और इसलिए होता है कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ न तो संवाद होता है और न ही जानकारियों का कोई तालमेल। सब अपनी अपनी दुनिया बनाकर उसमें बैठे हुए हैं। हर एक के पास रिपोर्ट कार्ड है कि मैंने इतनी सड़क बना दी, कोई कहे कि मैंने इतने तार डाल दिए, कोई कहे मैंने इतनी पाइप डाल दी, लेकिन परिणाम वर्क इन प्रोग्रेस। इन साइलोज को तोड़ने के लिए अब हमने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। चारों तरफ उसकी तारीफ हो रही है। गति शक्ति ने मोदी सरकार के विजन ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ बिजनेस को विशेष तौर पर संबल दिया है। अब परिवहन माल का हो या लोगों का या सेवाओं का, सभी बिना रुकावट तेजी के साथ पूरे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, जिसमें पृथ्वी के तेजी से गर्म होने वाले प्रभावों से दुनिया को अवगत कराया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूनीकरण दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया से आग्रह किया है कि वो आपदाओं के लिए नहीं बल्कि लचीले राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन जुटाए। वहीं भारत आपदा से सुरक्षित भविष्य के निर्माण के वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। धरती पर तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन को खतरा भी बढ़ा है। जो आपदाएं पहले कभी कभी आती थीं, अब ज्यादा बार, ज्यादा तबाही मचाने वाली और कहीं ज्यादा महंगी साबित हो रही है। हर साल आपदाओं से होने वाला सीधा नुकसान 200 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, लेकिन ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार इसका असल में असर करीब 2.3 ट्रिलियन डॉलर यानी 11 गुना ज्यादा है। फिर भी आपदा जोखिम कम करने वाली योजनाओं में निवेश बहुत कम है। इसीलिए 13 अक्टूबर को मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की थीम है, आपदाओं में नहीं लचीलापन में निवेश करें। A study that was published earlier this year on extreme heat in India, we report that more than 50% districts in India are prone to high to very high heat risk, which means that these districts have conditions which are causing severe issues due to extreme heat, and these districts are mostly hosting large urban cities, which means that there is nearly 2/3 of India's population that is exposed to these kind of events, and that's why it is very important to plan ahead of time and plan several strategies for dealing with these kind of extreme weather events.
आपदा जोखिम को कम करने और लचीलापन बढ़ाने का वैश्विक रोड मैप संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया सेंदाई फ्रेमवर्क तय करता है। भारत ने भी केरल की बाढ़ से लेकर गुजरात चक्रवात तक कई प्राकृतिक आपदाएं झेली हैं और उनसे बचाव के लिए तेजी से काम किया है। प्रशासन ने इन आपदाओं से बचाव के लिए सही समय पर सही बंदोबस्त किए, जिससे जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। विज्ञान, तकनीक और समुदाय की तैयारियों से इनका असर काफी हद तक कम हुआ है। लचीले द्वीप और राज्यों के लिए बुनियादी ढांचे पर कार्य करने जैसी पहलों के साथ भारत दुनिया को सहयोग की दिशा में एक मजबूत संदेश दे रहा है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं जीएसटी नेक्स्ट जेन रिफॉर्म की। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म से गोवा की अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिली है। पर्यटन उद्योग का गोवा की जीएसडीपी में 16% योगदान है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, मत्स्य पालन, काजू प्रसंस्करण और हस्तशिल्प भी गोवा की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करते हैं। इन सभी उद्योगों को जीएसटी रिफॉर्म से फायदा मिलता नजर आ रहा है। नए सुधारों से रहने खाने और यात्रा पर खर्च अब 6 से 11% तक सस्ता हो गया है। इससे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। कार और बाइक पर जीएसटी में कटौती से ऑन रोड कीमतों में करीब 7.8% की कमी आई है। इससे न केवल आम उपभोक्ता को राहत मिलेगी बल्कि 40,000 टैक्सी और रेंटल ऑपरेटर्स को भी फायदा मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड आइटम्स पर जीएसटी अब केवल 5% रह गया है। इसका मतलब है कि 6 से 11% तक कम कीमतें, जिससे ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को नया बाजार मिलेगा। इन सुधारों से गोवा की खास फसलें जैसे काजू, मिर्च, केला और बैंगन जैसे स्थानीय उत्पाद भी पहले से सस्ते होंगे। इससे स्थानीय किसानों और कारीगरों को सीधा फायदा पहुंचेगा। खबरों में बढ़ते हैं आगे। गाजा में युद्ध समाप्त करने के शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज मिस्र के शर्म अल शेख में शुरू हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 20 से अधिक देशों के नेताओं के भाग लेने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्य रूप से गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त करने, क्षेत्रीय शांति प्रयासों को बढ़ावा देने और पश्चिमी एशिया में सुरक्षा को स्थिरता बहाल करने पर बातचीत होगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने शांति सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रतिनिधि के रूप में काहिरा पहुंचने की जानकारी दी। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल और हमास के बीच शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत किया था। गाजा में युद्ध विराम के बाद अब चीजें धीरे धीरे ठीक होती नजर आ रही है। भारतीय समय अनुसार आज दोपहर बाद इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली की जाएगी। इजरायल सरकार की प्रवक्ता शोश बदरोसियन ने कहा है कि गाजा में बंधकों की रिहाई आज से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि सभी 20 जीवित बंधकों को एक साथ रेड क्रॉस को सौंपे जाने की उम्मीद है और इसके साथ ही इजरायल हमास की कैद में मारे गए 28 इजरायली बंधकों के शवों को भी वापस लाने की तैयारी कर रहा है। वहीं इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों की वापसी को एक ऐतिहासिक घटना बताया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि शांति वार्ता से सभी पक्षों को बहुत खुशी मिलेगी। We're going to make everybody happy. The one thing I can tell you is everybody is happy, whether it's Jewish or Muslim or the Arab countries. Every country is dancing in the streets, and it's a point in time I don't think you'd ever see it again. They've never seen it for 3,000 years. If you like one group, you don't like the other group, and if you like the other group, you don't like the first group. And this is the first time they've ever seen where everybody is unified, because as you know, we're going to Egypt after Israel.
and we're going to meet all of the leaders of the very powerful and big countries and very rich countries and others, and they're all into this deal. Everybody's into it. It's never happened before. So I would say this is a lot tougher, but we'll see how it all works out. और महिला क्रिकेट विश्व कप में आज विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका का सामना बांग्लादेश से होगा। दक्षिण अफ्रीका की नज़र इस मैच में बड़ी जीत दर्ज करने पर, अपना नेट रन रेट सुधारने पर होगी। दक्षिण अफ्रीका ने पिछले मैच में भारत को मात दी थी और फिलहाल वो अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। वहीं बांग्लादेश की टीम 3 में से 2 मैच गंवाने के बाद छठे स्थान पर है। सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में कल खेले गए मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4-2 से हरा दिया। अब मंगलवार को होने वाले मैच में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। इससे पहले भारत ने अपने पहले मैच में मौजूदा चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन को 3-2 से हराया था। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।